We talked about the reversible and the irreversible process. And we had discussed that the reversible, irreversible process are the ones which actually take place. Reversible process actually कभी होते ही नहीं है. Process हमेशा irreversible ही होते हैं. Now, we didn't write a definition of a reversible process. So better write the definition. Reversible process. A process which when reverted, the system as well as surrounding, attain the original state. ठीक है? That is what we call as a reversible process. अब reversible process को करने का एक बहुत peculiar तरीका है. Reversible process को करने के लिए देखो मैंने आपको ये बताया था that the energy that we provide to the system is equal to mgh plus a small w. बताया था ना आपको कि मुझे थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा एनर्जी सिस्टम को प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिससे कि ये प्रोसेस को अब बेटा कार्बन पेपर में मत करना किसी के लिए बना रहा है क्या कार्बन पेपर यूज नहीं करना सर पढ़ा से ट्राई कर रहा था ओके ये कार्बन पेपर यूज करके आ जाता है जब आप किसी के लिए नोट्स बना रहे हो तो फाइन और अगर किसी के लिए आप नोट्स बना रहे हो तो जस्ट सजेस्ट द पर्सन टू सी द वीडियो एंड मेक द नोट्स फॉर देमसेल्व्स सर पढ़ा था बस ट्राई कर रहा था मत कर ट्राई ऐसे होती है चीजें टाइम पास ओके ना अब सीधी सीधी बात ये है कि जो डेल्टा W है इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होती चली जाएगी ये प्रोसेस उतना ही फास्ट होता चला जाएगा जैसे कि मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था we have this particular chalk holder lying perfectly balanced and now if I give a flick it will start moving upwards अब ये फ्लिक जितना तेज मैं दूंगा इसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि जो मैं एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ वो एक्स्ट्रा एनर्जी जितनी ज्यादा है ये उतना फास्ट हो जाएगा ऑन द अदर हैंड ये एक्स्ट्रा एनर्जी जितनी कम होती चली जाएगी ये उतना स्लो होता चला जाएगा ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूं दिस एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग दिस प्रोसेस नॉन रिवर्सिबल इररिवर्सिबल क्योंकि ये एक्स्ट्रा एनर्जी हमेशा सराउंडिंग में लॉस्ट होती है सिस्टम में कभी भी स्टोर नहीं होती तो दिस इज द एक्स्ट्रा एनर्जी व्हिच लीड्स टू अ हायर इंक्रीज इन एनर्जी दैट वी नीड टू पुट टू डू अ पर्टिकुलर प्रोसेस तो ये इररिवर्सिबिलिटी है तो जितना मैं रिएक्शन को फास्ट करता चला जाऊंगा ये रिएक्शन उतना ही इररिवर्सिबल होता चला जाएगा तो इसका उल्टा भी तो ट्रू होना चाहिए कि अगर मैं किसी रिएक्शन को जितना स्लो करता चला जाऊंगा ये रिएक्शन उतना ज्यादा रिवर्सिबल होता चला जाएगा isn't it so now it simply means that if a reaction is done in a manner that the force favoring the process is infinitesimally greater than the force opposing the process so that the process is always, the system is always in equilibrium with the surrounding at every stage. Slight change करोगे और reaction अपनी direction बदल देगा. ठीक है? Clear? ऐसा process will take place infinitesimally slowly. It will take infinite time to complete. और practical शब्दों में it will never take place. ठीक है अब यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है इनफाइनाइटेसिमली अब इनफाइनाइट वर्ड तो तुमने झेल लिया अब ये इनफाइनाइटेसिमली क्या बोला है ना तो चलो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इनफाइनाइटेसिमली का मतलब क्या है ठीक है हमारे पास एक नंबर है 1 आई होप यू नो 1 एक और नंबर है 0.9 बार शायद बचपन में किया था क्लियर अच्छा
1 और 0.9 बार में से कौन सा बड़ा है? 1. 1 is greater than 0.9 bar. Now, by how much? 0.1 Think again. 0.1 bar. 0.1? No. 0.0 bar. 0 bar कर दो. 0.0 कितने जीरो? सर तो कितना बड़ा हुआ ये? Negligible. या जीरो? For all reasons, they are equal. 0.1, 1 is equal to 0.9 bar. याद नहीं है? जब आप ये बार वाले नंबर्स को, रिकरिंग डेसिमल्स को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो आप यही तो करते हो. क्या करते हो इसको? इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर देते हो. करते हो ना? कि हमारे पास है 0.9 बार. ये x is equal to 0.9 bar. Then 10x will be equal to, यहाँ पे ये इनफाइनाइट है तो ये कम कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. It becomes 9.9 बार. तो फिर आप 10x में से x को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो this becomes 9.9 बार minus 0.9 बार. ठीक है? So it is 9x is equal to x is equal to ऐसे ही करते हो ना ऐसे सॉल्व. Yes sir. तो by all practical reasons, theoretical reasons, they are equal. लेकिन अगर हम लिखने के तरीके में जैसे मैंने तुमसे सीधा पूछा, देखो तुम में से किसी को डाउट नहीं था that 1 is greater than 0.9 बार. नहीं था ना डाउट. डाउट कब आया? जब मैंने पूछा कितना बड़ा. इन दोनों में जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कहते हैं. समझ आई बात? बात समझ में आ गई? प्रैक्टिकली कितना ही कम कर लो वो डिफरेंस ही नहीं है. दिस इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल. ठीक है? कि मन कहता है डिफरेंस है, लेकिन दिमाग कहता है यार डिफरेंस कहां है? वो है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल. ठीक है? डिफरेंशिएशन करते हो ना, तो whenever you write dx, do you know what dx is? dx is infinitesimally small. Is that clear? It is infinitesimally small, non-measurable quantity. इस क्वांटिटी को मेजर नहीं किया जा सकता. उस क्वांटिटी को हम infinitesimally small कहते हैं. Am I clear? तो जो फोर्स अपोजिंग है और जो फोर्स फेवरिंग है, उस दोनों के बीच का डिफरेंस वही है जो 1 और 0.09 बार के बीच. Is it clear? अब ये प्रोसेस रिवर्स. क्लियर? ठीक है? तो आप डेफिनेशन लिखिए. If in a process, the force opposing the process is infinitesimally lower than the force favoring the process. The process has system in equilibrium with the surrounding. The process has system in equilibrium with the surrounding. At every instant. Full stop. The process can be reversed.
anytime by a very small change. The process can be reversed at any time by a very small change in the conditions. Full stop. It takes place infinitesimally slowly. Infinitesimally. Yes. Infinitesimally slowly. Full stop. It takes infinite time. It takes infinite time to complete. It takes infinite time to complete. That is, it never takes place. Stop. Such a process is termed reversible process or a quasi-static process. QUASI, quasi-static process. So this is what we call as a reversible process, and that is how it is supposed to be done. ठीक है? देखो बेटा, इक्विलिब्रियम जब हम वर्ड बोलते हैं तो इक्विलिब्रियम कोई प्रोसेस नहीं होता, इक्विलिब्रियम एक स्टेट होता है. This is the state of the system where the system does not show any change. That is what we call as equilibrium. The equilibrium process in equilibrium होता है प्रोसेस हो नहीं रहा, प्रोसेस रुका हुआ है. Clear? तो ये हमने बात की the word equilibrium की. We have talked about something called the static quasi-static process. अब एक आगे टर्म लिख लीजिए. All the process that actually take place, all the process that actually take place are irreversible. Fine. तो ये हमने रिवर्सिबल प्रोसेस की बात की और इररिवर्सिबल प्रोसेस की बात की. ठीक है. नाउ हमारे पास एक और टर्म आती है जिससे अक्सर लोग रिवर्सिबल प्रोसेस और उस प्रोसेस को कंफ्यूज कर जाते हैं. उस टर्म को कहा जाता है साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस. ठीक है. डेफिनेशन लिखिए. A process in which a system reverts back to its original state. After undergoing various changes. Repeatedly
is termed a cyclic process. Is termed a cyclic process. देखो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा कि it can revert back. I am saying it reverts back. ठीक है? अब जैसे कि मान लीजिए मैं इसको ऐसे घुमा, ऐसे लेके जा रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ, फिर ऐसे लेके जा रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ, तो it becomes a cyclic process. There is a cycle which is going on. ठीक है? अगर मान लीजिए हम अपने कार की पिस्टन की बात करते हैं, कार के इंजन के अंदर एक पिस्टन होती है, वो पिस्टन नीचे आती है फिर ऊपर आती है, फिर नीचे आती है फिर ऊपर आती है, और इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं। सिर्फ ये ऊपर नीचे आना तो हमें दिख रहा होता है, लेकिन अंदर क्या क्या चल रहा है, कौन कौन से थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल्स वर्क कर रहे हैं, वो तुम्हें नहीं पता। लेकिन दिस इज व्हाट यू कॉल एज साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये, पहली बात तो ये कि ये साइक्लिक प्रोसेस रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल कुछ भी हो सकता है। जब हो रहा है तो ऑफ कोर्स वो इरिवर्सिबल होगा, लेकिन हम रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस और इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस की बात कर सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल से अलग है। इज इट क्लियर? साइक्लिक डज नॉट मीन रिवर्सिबल, क्योंकि हम ये जरूर बोल रहे हैं कि सिस्टम रिवर्ट्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, बट वी आर नॉट सेइंग सराउंडिंग मूव्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सराउंडिंग में हो सकता है कंटीन्यूअस चेंज आता चला जाए। ठीक है? जब हम साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जितने भी स्टेट फंक्शंस हैं उन सब में चेंज जीरो होता है, क्योंकि स्टेट फंक्शन दूसरे स्टेट पे डिपेंड करते हैं। अगर मैं इस पर्टिकुलर जॉब होल्डर को उठा के ऊपर लेके जाऊं और वापस सेम पॉइंट पे ले आऊं, देन दैट इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, किसी भी स्टेट फंक्शन, इसकी वॉल्यूम चेंज नहीं आया, इसकी हाइट में चेंज नहीं आया, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आया, किसी भी चीज में चेंज नहीं आया। तो इन अ साइक्लिक प्रोसेस, ये बात याद रखना, अगर कहीं पे लिखा जाए what would be the change in internal energy in a cyclic process, what would be the change in volume in a cyclic process, mass in a cyclic process, temperature in a cyclic process. Remember, mass, volume, temperature, energy, they are state functions. और किसी भी cyclic process में किसी भी state function में कोई भी change नहीं आता. That is how it is a cyclic process. Is that clear? अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाए तो किसी भी स्टेट फंक्शन का साइक्लिक इंटीग्रल जीरो होता है। समझ में आए? यू आर इंटीग्रेटिंग ओवर अ रिंग साइकिल, तो स्टेट फंक्शन का साइक्लिक इंटीग्रल जीरो होता है। इज इट क्लियर? समझ आई बात? ठीक है, फाइन। लेकिन हाँ, साइक्लिक प्रोसेस में ये पॉसिबल है कि आपने सिस्टम को हीट सप्लाई की और आपको सिस्टम से वर्क मिल जाए। तो देयर इज अ चेंज इन द पाथ फंक्शंस, दे कैन बी इंटरकन्वर्टेड। तो पाथ फंक्शन कांस्टेंट नहीं होते, लेकिन स्टेट फंक्शंस में कोई चेंज नहीं है। इज इट क्लियर? अब जैसे हम कार के इंजन की बात करें तो कार के इंजन में हो क्या रहा है, फ्यूल कंटीन्यूअसली बर्न कर रहा है और कार आगे मूव कर रही है, पिस्टन ऊपर नीचे मूव करती चली जा रही है, लेकिन उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, वी आर कन्वर्टिंग द केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल टू हीट एंड दैट हीट इनटू वर्क। द हीट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वर्क, सो दैट इज हाउ इट बिकम्स अ cyclic process, but here the path functions are not constant. Is it clear? ठीक है, अब इसमें आगे लिख लीजिए। In a cyclic process, there is no change. In a cyclic process, there is no change in any of the state properties. In the cyclic process, there is no change in any of the state properties. Full stop. But there is conversion of one path function to the other. For example, conversion of heat to work. For example, conversion of heat to work or work to heat. Conversion of heat to work or work to heat. ठीक है? That is what we term as a cyclic process. Fine? तो ये हमने साइक्लिक प्रोसेसेस की बात की। तो आज सच हमने तीन तरह के प्रोसेस की बात की, हमने रिवर्सिबल की बात की, इरिवर्सिबल की बात की, फिर उसके बाद हमने साइक्लिक प्रोसेस की बात की। अब हम और कुछ प्रोसेसेस की बात करेंगे।
देखो जब भी हम नॉर्मल रिएक्शंस की बात करते हैं, नॉर्मल प्रोसेसेस, नेचर में होने वाले प्रोसेस की बात करते हैं, तो प्रोसेस कई तरीके के हो जाते हैं, बहुत सारे तरीके। अब जैसे कि लेट अस से दिस इज फॉर एग्जांपल अ डायनामाइट स्टिक। लेट्स से दिस इज अ डायनामाइट स्टिक एंड आई जस्ट पुट इट हियर, ऐसे रख दिया। हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा डर लगेगा ये फट ना जाए, तो फिर भी ऐसे नहीं फटता। यहाँ से उठा के मैंने यहाँ रख दिया, तो यहाँ पे मैंने कुछ एनर्जी प्रोवाइड की एंड इट मूव्ड, तो इसकी स्टेट में चेंज आया। क्लियर? मूव करता चला जा रहा हूं, तो यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया, इसकी पोजीशन में चेंज आया, तो दैट हैज बीन द चेंज। अब बहुत देर तक घुमाता फिराता रहूं और मेरे कोई बुलाने आ जाए, मैं इसको यहाँ छोड़ के चला जाऊं, तो आपको लगेगा यार बड़ी देर से डायनामाइट स्टिक घुमाए चला जा रहा है। एक काम करते हैं, चेयर के नीचे लगा दें, आग लगा देते हैं, ठीक है? अब जब इस डायनामाइट स्टिक में आग लगाई जाएगी, देन ऑल्सो इसके अंदर एक चेंज आएगा। चेंज तो चेंज है, प्रोसेस तो प्रोसेस है, प्रोसेस तो अभी भी होगा। प्रॉब्लम ये है कि पहले प्रोसेस के अंदर मैंने जो चेंज किया उसका इफेक्ट मैं बहुत आराम से मेजर कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो चेंज होगा उसके बाद तो शायद कुछ चेंज होने के लिए ना बचे। ठीक है, लेकिन प्रोसेस तो प्रोसेस, वो भी प्रोसेस है, ये भी प्रोसेस है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि प्रोसेस किस तरीके से होता है ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसा करना चाहते हैं। वेरी ऑब्वियसली हम ये प्रोसेस ऐसा करना चाहेंगे जहां पे हम उसके अंदर कोई मेजरमेंट कर सकें। अब ये थोड़ी ना कि प्रोसेस कर दिया और यही नहीं पता चल पा रहा क्या चेंज आ रहा है, क्यों चेंज आ रहा है। वी आर नॉट एबल टू रिलेट द चेंजेस विद ईच अदर। तो इसीलिए जब भी हम कोई प्रोसेस करते हैं, लैब में करते हैं, हम रियल प्रोसेसेस की बात नहीं कर रहे, हम एक्सपेरिमेंटल प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं। तो जब हम कोई भी प्रोसेस लैब में करते हैं तो हम हमेशा इस तरीके से करते हैं कि उसमें सारे फैक्टर्स हम कांस्टेंट कर दें और उसके बाद हम उसके अंदर एक फैक्टर को खुद चेंज करते हैं और एक फैक्टर में चेंज मेजर करते हैं। तो एट अ टाइम हम कोशिश ये करते हैं कि दो फैक्टर चेंज हो, एक को हम करें और एक में चेंज हो, जिससे कि हम इन फैक्टर्स को रिलेट कर सकें। इज इट क्लियर? कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम एक फैक्टर को चेंज करें और दो फैक्टर में मेजर कर लें, हर तरीके से पॉसिबल है, लेकिन मेजरेबल प्रोसेस को करें ना। तो इस वजह से जब भी हम लैब में कोई प्रोसेस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसके अंदर काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर दी जाती हैं और डिपेंडिंग ऑन द रिस्ट्रिक्शन दैट वी अप्लाई, द प्रोसेसेस हैव सर्टेन नेम्स। इज इट क्लियर? कि भाई इस प्रोसेस के अंदर ये चीज कांस्टेंट है तो इस प्रोसेस का नाम ये है, इस प्रोसेस के अंदर ये चीज कांस्टेंट रखी हुई है तो ये नाम है। तो प्रोसेसेस का नाम इस बात पर डिपेंड कर जाता है कि हमने क्या-क्या चीजें कांस्टेंट की हैं। ठीक है? नाउ before we start over with those processes, let us understand one very important prerequisite. ठीक है? अच्छा एक बात देखो, हमें ये तो समझ में आता है कि कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, we agree? ठीक है? लेकिन फिर भी हम एक तरीके से प्रोसेस को रिवर्सिबल मान सकते हैं। प्रोसेस रिवर्सिबल क्यों नहीं? मैंने इसको एनर्जी दी और ये ऊपर मूव कर गया, ठीक है? मैंने इसको एनर्जी जितनी इसमें स्टोर हुई है उससे ज्यादा दी है, ठीक है? इसलिए ये इरिवर्सिबल है। अब सोचो, अगर आपको कोई एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, आपने हो सकता है कभी ना कभी अमेज़न वगैरह पे शॉपिंग की हो, ठीक है? जब आप अमेज़न पे शॉपिंग करते हो तो वो आपको एक गारंटी देते हैं, मनी बैक गारंटी। मनी बैक गारंटी का मतलब ये है कि whatever money you have spent, that money will be reverted back to you if you don't like the product. ठीक है? Is it clear? Now, आपने एक पर्टिकुलर मनी अमेज़न को पे की, आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, कोई रीजन की वजह से वो प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आया, आपने वापस भेज दिया, आपको पैसे वापस मिल गए। ठीक है? Clear? Now, you may say the process is reversible. No risk, no problem. Process is reversible. Clear? But socho, is the process reversible for Amazon? It's not. क्योंकि जो पोस्टेज कॉस्ट है वो तो पे किसी ना किसी को तो करनी है। In this case, Amazon pays it. Clear? तो अमेज़न ने जितने पैसे आपसे लिए थे, ठीक है,
आपको तो वापस कर दिए, लेकिन इस पूरे ट्रांजैक्शन में अमेज़न को लॉस हुआ है। तो from your side the process is reversible, but from Amazon side it is not reversible. ठीक है ना? अब इस तरीके से आप मार्केट एक दुकान पे जाते हैं, आप दुकान पे जाके सामान खरीद के आप वापस आते हैं, आपको पसंद नहीं आता, आप दुकानदार के पास जाते हैं, भाई ये सामान मुझे पसंद नहीं है, दुकानदार कहता है नो प्रॉब्लम, ये लो पैसे, सामान दे दो। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं। ठीक है? पता है बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे पास सामान होता है, मैं लेकर आता हूँ और सामान ठीक नहीं होता, दुकानदार ने कहा होता है कि आप पैसे ले जाना, लेकिन फिर भी मैं दुकानदार के पास नहीं जाता। सिंपल सा रीजन, यार उस दुकानदार के पास जाने आने में मेरा जो टाइम और जो मेरा फ्यूल खर्च होगा उतनी तो उस चीज की कॉस्ट नहीं है। दुकानदार ने कहा मुझे पैसे वापस दे देगा, बट मैं उस दुकानदार के पास पैसे वापस लेने जा नहीं रहा हूं। समझ आई बात? कई बार मैं एक बंदा बोलता है सर जी गारंटी है वापस दे जाना, मैं बोलता हूँ सीधा बोलता हूँ भाई इस चीज को वापस देने में आऊंगा नहीं, खराब निकल जाएगी फायदा नहीं। पहले सीधी बात बोल, खराब तो नहीं निकलेगी ना, क्योंकि मैं वापस करने नहीं आऊंगा, तेरी गारंटी नहीं चाहिए मुझे, जरूरत ही नहीं। तो कोई भी प्रोसेस एक साइड पे रिवर्सिबल हो सकता है। अब जैसे कि हमने इस सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड की, मैंने इसको ज्यादा प्रोवाइड की, पर अगर मैं ये देखता हूं कि सिस्टम ने कितनी एनर्जी गेन की, तो दैट इज रिवर्सिबल। वो जितनी गेन करता उतनी तो वापस दे ही देगा ना। तो नाउ वी टेक वन लिटिल थिंग, we are not bothered about how much energy has been provided to the system. We are bothered about how much energy is gained by the system. And so I can talk about each process to be reversible. Is it clear? ठीक है? तो अब हम जितने भी प्रोसेस स्टडी करेंगे उसमें कुछ एक एग्जांपल को छोड़कर बाकी सारे एग्जांपल ये मान के चलेंगे that process is reversible. पहली कंडीशन, all the process are reversible, जो भी हम आप स्टडी करने वाले हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, we always do a process in a closed system. ठीक है? मतलब कि अब जितने भी हम प्रोसेसेस की बात करेंगे इसमें ये बोलने की जरूरत नहीं है दैट कि भाई इसमें क्लोज सिस्टम है, ढक्कन लगा रखा है, नहीं, बोलने की जरूरत नहीं है। ऑल द प्रोसेस दैट आर बीइंग डन आर इन क्लोज सिस्टम, दैट इज मास रिमेन्स अ कांस्टेंट। ठीक है? सो ऑल द प्रोसेस दैट वी आर गोइंग टू कंसीडर, दे आर रिवर्सिबल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन अ क्लोज्ड सिस्टम. So the mass remains a constant. Am I clear? ठीक है? अब ध्यान रखो, जब हम प्रोसेसेस की बात करते हैं तो प्रोसेसेस को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं फिजिकल प्रोसेस, एक होते हैं केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस वो होते हैं जिसके अंदर किसी भी तरीके के केमिकल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं आता। Those are called physical process. ठीक है? अब ध्यान रखना, physical process according to this definition are just the processes in which there is a change in volume. ठीक है? यानी कि प्रेशर में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, लेकिन किसी भी तरीके का केमिकल प्रोसेस, और केमिकल प्रोसेस पता है कौन कौन से आ जाते हैं? मेल्टिंग, बॉइलिंग, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशंस, यहाँ तक कि चेंज ऑफ स्टेट is a chemical process, क्योंकि change of state में भी chemical bonds में change आता है, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्ड, वीक van der Waals forces, डायपोल इंटरेक्शन ही क्यों ना हो, लेकिन change तो आएगा। तो be very clear, change of state is a chemical process, याद रख लोगे? समझ आ गई बात? Physical process is simply the compression and expansion of an ideal gas. ठीक है? वो है फिजिकल प्रोसेस। ये बात नहीं समझ में आ रही?
कोई डाउट तो नहीं है? हजम हो गई ना, याद रख लोगे? तो ये हमने फिजिकल और केमिकल प्रोसेस की बात की, ठीक है। अब एक और चीज डिफाइन करते हैं, U is called internal energy. Internal energy, ठीक है। By simple definition, the total energy content of the system is termed internal energy. देख ले, internal energy. The total energy content of the system is termed internal energy. ठीक है, that is a term called internal energy. अब internal energy कोई एक एनर्जी नहीं है, it's a sum total of 7 energies, जिसके अंदर हमारे पास एक एनर्जी है सिंपल सी, E is equal to mc square, यानी कि रेस्ट मास को आपने एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, that much is E is equal to mc square, वो भी एक इंटरनल एनर्जी का पार्ट है, ठीक है। दूसरा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर फोर्सेस है, न्यूक्लियॉन्स को एक्ट होल्ड करने वाले, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की भी तो कुछ एनर्जी है, जिसको हम नेगेटिव में डिफाइन कर देते हैं, कितनी लो एनर्जी है, ये बाइंडिंग है, ये न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। फोर्थ बॉन्ड एनर्जी, अगर एक मॉलिक्यूल बनता है तो मॉलिक्यूल बनने के अंदर कुछ एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज व्हाट वी टर्म एज अ बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। उतनी एनर्जी दोगे बॉन्ड टूट जाएगा। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड वाइब्रेशनल एनर्जी। जो पार्टिकल्स होते हैं, the molecules, they are vibrating at their mean position, so that is what we term as the vibrational energy, ठीक है। This vibrational energy is so this is termed as vibrational energy. So these are termed as vibrational energy. ये जो particles के बीच में energy है, that is termed as vibrational energy. ठीक है? Then there is something called rotational energy. रोटेशनल एनर्जी का सीधा सीधा मतलब ये है कि लेट अस से मैंने आपको ये ऐसे मारा, वेल नहीं डर गया ना, जब मैंने इसको ऐसे मारा देन इन दैट केस ये सिर्फ ऐसे जाने की जगह ये ऐसे घूमता हुआ जाता है, ठीक है। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये ऐसे हो एंड देन इट रोटेट्स एंड देन इट स्ट्राइक्स इट। तो यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी भी है और ट्रांसलेशनल एनर्जी भी है। तो एक पार्टिकल जब मॉलिक्यूल जब मूव कर रहा होता है देन इन दैट केस उसकी एक रोटेशनल एनर्जी होती है और एक ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है। ठीक है, क्लियर। इस ट्रांसलेशनल एनर्जी से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इज इट क्लियर?
इनफैक्ट ये दोनों एनर्जीज टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होती है। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंज कर देते तो वाइब्रेशन एनर्जी भी चेंज हो सकती है, और ज्यादा चेंज कर देते तो बॉन्ड एनर्जी चेंज होती है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी चेंज हो सकती है, उससे भी ज्यादा करते हो तो मॉलिक्यूल टूट सकता है, पता नहीं ये कब होगा। ठीक है, लेकिन हाँ अगर बहुत ज्यादा आप टेम्परेचर चेंज करते चले जाते हो तो किसी में भी एनर्जी में चेंज आ सकता है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो एनर्जीज हैं, इन एनर्जीज का रिलेटिव मैग्नीट्यूड बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट। अगर मान लीजिए हम ये मान के चलते हैं कि देयर इज अ चेंज इन द मास एनर्जी, यानी किसी सिस्टम के अंदर से मास को एनर्जी में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो बी वेरी क्लियर फिर उसके आगे जितनी भी एनर्जीज है वो यूजलेस हो जाती है, उनको मेजर करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि इस एनर्जी को मेजर करने में जितना एरर है, छोटा सा जो एरर है वो इन सब के सम से ज्यादा है। क्लियर? ठीक है, इसी तरीके से अगर आप बॉन्ड एनर्जी कन्वर्जन की बात करते हैं, चेंज की बात करते हैं, तो फिर उसके आगे ये एनर्जीज बेकार हो जाती है कि जो इसमें एरर है वो इनके सम से ज्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से हम कभी भी टोटल इंटरनल एनर्जी की बात नहीं करते। हम जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि इनमें से किसी एक एनर्जी को मेजर करें, सबको एक साथ कभी नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब भी हम किसी रिएक्शन की बात करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि जैसे मान लो हम ये सारी एनर्जीज कांस्टेंट रखेंगे, इनफैक्ट वाइब्रेशनल भी कांस्टेंट रखेंगे, तो हम सिर्फ इसमें एनर्जी चेंज मेजर करेंगे। इनफैक्ट सीधा सीधा बोलो काइनेटिक एनर्जी में चेंज मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तरीका होता है कि हम बाकी सारे पार्ट्स को कांस्टेंट रख के एक में एनर्जी चेंज मेजर करते हैं, क्योंकि हम टोटल एनर्जी कभी मेजर नहीं कर पाते, करते नहीं, कर ही नहीं सकते, इसलिए हमेशा इंटरनल एनर्जी का चेंज मेजर किया जाता है इंटरनल एनर्जी। इज इट क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा समझ में आया इंटरनल एनर्जी क्या होती है? Internal energy is the total energy content of the system. It comprises of 7 different energies. These energies have so much difference in the magnitude that the error of one may be equal to the sum of all the others. That is why the total internal energy is never measured. Measure की जा सकती है theoretically, but practically. Is that clear? ठीक है, फाइन। चलो, ये हमने इंटरनल एनर्जी की बात की। कुछ पूछना है इसमें? अब हम फिजिकल प्रोसेसेस की बात करेंगे, कुछ छोटे छोटे आइडियाज। लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल प्रोसेस। जब हम फिजिकल प्रोसेस की बात करते हैं तो हम पहले एक छोटे से प्रोसेस की बात करते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, इसका मतलब ये है कि इस पूरे प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोकोरिक फिजिकल प्रोसेस। तो यहां पे डेल्टा V इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज आइसोकोरिक प्रोसेस। अब देखो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ की इक्वेशन है दैट सेज डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ। ठीक है, ध्यान रखना Q is the heat provided to the system and W is the work done on the system। क्या बोला? याद रखना, वर्ड अगर चेंज हो गया तो भगवान आपकी आत्मा को शांति नहीं दे पाएंगे। फिर क्या? वर्क डन बाय द सिस्टम भी एक स्टेटमेंट है, लेकिन वो फिजिक्स में
केमिस्ट्री में वर्क डन ऑन द सिस्टम, और इस वजह से वर्क का जो साइन है वो केमिस्ट्री और फिजिक्स में ऑपोजिट है, कन्वेंशन उल्टे। ठीक है, अब जरा हम इस वर्क को समझें। ठीक है, जैसे मैंने बोला फिजिकल प्रोसेस में जो भी वर्क हो रहा है दैट इज ड्यू टू द चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज ड्यू टू द चेंज इन प्रेशर, so it is called pressure volume work। ठीक है, तो जब हम dW की बात करते हैं, dW, then in that case it is pressure and change in volume। ठीक है, अब एक बात का ख्याल रखो, केमिस्ट्री और फिजिक्स में एक बहुत डोमिनेंट फर्क है। फिजिक्स में वी आर मोर बॉदर्ड अबाउट सराउंडिंग, और केमिस्ट्री में वी आर मोर बॉदर्ड अबाउट सिस्टम। फिजिक्स में होता है सराउंडिंग में क्या चेंज आया, केमिस्ट्री में होता है सिस्टम में क्या चेंज आया। तो इस वजह से साइन उल्टे हो जाते हैं, खास तौर से वर्क में। फिजिक्स में वो कहते हैं हाउ मच वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। ठीक है, बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, और केमिस्ट्री में होता है ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। तो केमिस्ट्री में वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। क्लियर? अब अगर हम सिस्टम की सारी चीजों को सही मान रहे हैं तो जो सिस्टम प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, अब सिस्टम के अंदर कुछ गैस है तो उस गैस का भी एक प्रेशर है, और जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो इस प्रेशर के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। क्लियर? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर सिस्टम के प्रेशर के अगेंस्ट वर्क कर रहा है तो हम एक्सटर्नल प्रेशर को नेगेटिव लेते हैं। एंड बी वेरी क्लियर, द वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग, the work is done by the external pressure। is it clear? the external pressure सिस्टम के प्रेशर के ऑपोजिट वर्क कर रहा है। एक्सटर्नल प्रेशर, अगर मैं सिस्टम के प्रेशर को पॉजिटिव ले रहा हूं तो एक्सटर्नल प्रेशर नेगेटिव है। is it clear? ठीक है, तो केमिस्ट्री में वर्क का फॉर्मूला हो गया dW is equal to minus P external। ये एक्सटर्नल लोग अक्सर लिखना भूल जाते हैं, मैं भी अगली बार से भूल जाऊंगा, पर ये आपको याद रखना है कि केमिस्ट्री में जब भी P लिखा जाता है इट इज P एक्सटर्नल, नॉट द प्रेशर ऑफ द सिस्टम। इज इट क्लियर? ठीक है, तो dW is equal to minus P external dV, where dV is the change in work, of course infinitesimal। एक्सटर्नल प्रेशर फिर वर्क किसका देंगे, सिस्टम का? सराउंडिंग डन ऑन द सिस्टम, सराउंडिंग वर्क कर रहा है, सिस्टम नहीं कर रहा। वो तो बाहर से कर तो नेगेटिव एक्सटर्नल तो प्रेशर डाल रहा है तो नेगेटिव क्या? क्योंकि मैंने प्रेशर ऑफ द सिस्टम को पॉजिटिव लिया ना, सिस्टम का प्रेशर पॉजिटिव लिया है तो सराउंडिंग का प्रेशर तो नेगेटिव हो गया, ऑपोजिट है ना उसके। ठीक है, सिस्टम का प्रेशर वॉल्यूम को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है जबकि सराउंडिंग का प्रेशर वॉल्यूम को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई द सराउंडिंग प्रेशर बिकम्स नेगेटिव। इज इट क्लियर? ओके, तो वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोकोरिक प्रोसेस। तो यहां पर द हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये एक सिंपल सा कन्वेंशन होता है थर्मोडायनामिक के अंदर कि जो भी पर्टिकुलर चीज कांस्टेंट है, whatever thing is constant, उसके डिनोमिनेटर में एक छोटा सा उसके सबस्क्रिप्ट में वो कांस्टेंट चीज लिखी जाती है। अगर कोई चीज कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है तो मैं यहाँ पे स्मॉल p लिख दूंगा, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है स्मॉल v लिख दूंगा। तो जो भी चीज कांस्टेंट है उसको नीचे लिख दिया जाता है, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे है तो t लिख दूंगा। इज इट क्लियर? ठीक है ना, अब एक चीज देखो, dW is equal to minus P dV। dW is equal to minus P dV। स्टार्टिंग में लिख दिया आइसोकोरिक प्रोसेस, dV becomes 0, यानी कि for an isochloric process W at a constant volume is 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया
delta U becomes equal to the heat supplied to the system at a constant volume. ठीक है, ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे heat which is a path function becomes equal to a state function, that is the change in internal energy. ठीक है, clear? अब ये statement लिखो. The heat supplied to a system, the heat supplied to a system at constant volume, heat supplied to a system at constant volume is equal to the change in the internal energy is equal to the change in internal energy of the system full stop. This makes it a state function. ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब हुआ heat supplied to a system at a constant volume becomes a state property because it is equal to the change in internal energy of the system. ठीक है, कुछ पूछना है? ठीक है, तो ये हमने बात की. ऊपर देख क्या लिखा है, मतलब क्या होगा उसका? चेंज इन आइसोकोरिक का मतलब, कोरिक मतलब वॉल्यूम, आइसोकोरिक मतलब सेम वॉल्यूम, और सेम वॉल्यूम का मतलब डेल्टा वी. मैं उस प्रोसेस की बात कर रहा हूँ जिसमें चेंज इन वॉल्यूम 0 है, और आप ये पूछे इसमें चेंज इन वॉल्यूम 0 क्यों? एक आदमी को बोला जाओ 2 इंसानों को बुला लाओ, और जो वो 2 इंसानों को बुला के लाया, तुम इंसानों को क्यों बुला के लाए हो? अरे भैया इंसानों को ही बुलाने के लिए कहा था ना, तो बताओ ये इंसान क्यों आए? तो यार इंसानों को बुलाएंगे तो इंसान ही आएंगे. तो जब मैंने बोला है प्रोसेस आइसोकोरिक, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, प्रोसेस ही उस कंडीशन में किया जा रहा है, तो डेल्टा वी 0 क्यों है, ये कोई सवाल है? तो डेल्टा वी तो 0 होगा तभी तो वो आइसोकोरिक है. फिर क्या हुआ? अब आ गया पक्का? गुड. अब एक और नया टर्म बोलते हैं, ध्यान से सुनिए. आइसोबारिक. आइसोबारिक का मतलब टर्म आइसोबारिक, इट मींस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. इसमें डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी? क्यों क्यों? क्योंकि हमने बहुत कांस्टेंट कर रखा है. समझ में आई बात? It is isobaric because we have made it isobaric. प्रोसेस अपने आप में कुछ नहीं होता, हम बनाते हैं उसको. तो यहाँ पे हम इस प्रोसेस को एक कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में कर रहे हैं, तो दिस विल बी टर्म्ड एज आइसोबारिक प्रोसेस. क्लियर? ठीक है, जब हम आइसोबारिक प्रोसेस की बात करते हैं तो इट बिकम्स P कांस्टेंट. एंड विच P? कौन सा भी कांस्टेंट है? P external. So external pressure remains a constant in an isobaric process. ठीक है? ओके, तो यहाँ पे हम फिर से एक्सप्रेशन लिखते हैं सेम. डेल्टा U is equal to Q at a constant pressure plus W. Now
W is equal to dW is equal to minus P dV। ठीक है, क्लियर? अब प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम नहीं, तो देयर कुड बी अ चेंज इन वॉल्यूम। क्लियर? देयर कुड बी अ चेंज इन वॉल्यूम। अब अगर वॉल्यूम में चेंज आता है तो आई थिंक हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, dW 0 to W। अब वर्क कोई ऐसा तो है नहीं कि सिस्टम में वर्क बहुत सारा पड़ा है, वर्क किया जाता है और उसमें कन्वर्ट हो जाता है, वर्क थोड़ी ना स्टोर होता है, तो 0 ही मान लेते हैं, 0 से W इतना वर्क हमने किया, इज इक्वल टू इंटीग्रल V1 to V2 माइनस P dV। अब देखो इस प्रोसेस के अंदर हमने स्टार्टिंग में ले लिया प्रेशर कांस्टेंट, जो चीज कांस्टेंट होती है वो तो इंटीग्रल से बाहर आ जाती है, डिफरेंशियल इंटीग्रल से बाहर आ जाती है। ठीक है, तो इस P को बाहर निकाल दो, माइनस साइन के हिसाब से निकाल देना। ठीक है, तो वी गेट W इज इक्वल टू माइनस P V2 माइनस V1। इतना किया है ना छोटा मोटा? यस। इतना आता है? अब देखो, this is final minus initial. Whenever it is final minus initial, we can use delta. That is the change. So I can say W is equal to minus P external delta is that clear? कोई बात? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ that delta U is equal to QP at a constant pressure minus P delta V। याद है कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो यहां पर this QP is equal to delta U plus P delta V। क्या हुआ? अब यहां हमने सिस्टम को हीट प्रोवाइड की, सिस्टम के हीट कंटेंट में चेंज हो गया। ठीक है, अब वो अलग बात है कि कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी में है और कुछ पार्ट वर्क में। ठीक है ना, कुछ पार्ट वर्क में है, कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी, लेकिन हीट कंटेंट में चेंज होगा। ठीक है, मतलब कि जो भी हीट हमने सप्लाई की उसमें से वर्क वाले पोर्शन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो बचेगा वो हमारे पास है। आइडियली देखो यहाँ पे हमने इंटरनल एनर्जी में से वर्क को सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि वर्क तो माइनस P डेल्टा भी था, हमने एक्चुअली वर्क को सब्ट्रैक्ट किया। Is it clear? So that we get the change in heat content of the system. Fine? Clear? अब एक चीज सोचो, change in internal energy एक state function है, change in internal energy एक state function है, pressure constant है, and change in volume भी एक state function है। तो ये भी मैं इनिशियल और फाइनल स्टेट से निकाल सकता हूँ, और ये भी इनिशियल और फाइनल स्टेट से निकल सकता है। तो इन दोनों का जो सम है वो भी इनिशियल और फाइनल स्टेट से निकल सकता है। और इंपॉर्टेंट बात ये कि इनिशियल और फाइनल स्टेट से इसलिए निकल सकता है क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। अगर ये प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता तो मैं हीट कंटेंट का चेंज इनिशियल और फाइनल स्टेट से नहीं निकाल सकता था। Is it clear? Wait out. So now
if the process is being done at a constant pressure, then the change in heat content, this Q, heat supplied to the system at a constant pressure, becomes a state function. Okay? Now this QP at a constant pressure is termed as the change in heat content of the system. It is termed as change in heat content of the system. Be very clear, internal energy change is heat plus work. The heat content is only heat. That is internal energy minus work. Am I clear with that? ठीक है? तो ये heat content internal energy से थोड़ा different है. ठीक है? This heat content is represented by H. Now here it is the change in heat content of the system. So this is termed as delta H, and this is termed as change in enthalpy. The heat content of the system is termed as enthalpy. If the heat is provided to the system at a constant pressure, then it becomes equal to the change in enthalpy of the system, and it becomes a state function. Is it clear? थोड़ा सा हजम हुआ? अरे लिखो. The heat provided to a system. लिखो. The heat provided to a system at a constant pressure. Heat provided to a system at a constant pressure is equal to the change in heat content is equal to the change in heat content of the system. So stop. This is a state function. This is a state function known as change in enthalpy. Known as change in enthalpy. Is that clear? Any confusions here? So that's what we term as change in enthalpy. The problem? Okay? Okay. Clear? So this delta H is equal to delta U plus P delta P. But this equation is valid only at a constant pressure. So this was what we have as isobaric process. ठीक है? जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें कुछ पूछना है?
अभी शिव कुमार सर मुझसे पूछ रहे थे आप हर क्लास की रिकॉर्डिंग करते हो क्या? मैंने कहा करनी पड़ती है। और हाँ, आज की क्लास में भी सारे प्रेजेंट नहीं है। ओके, अच्छा अब एक छोटी सी चीज, देवांश, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? NRT मुबारक। ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम में चेंज करता हूं प्रेशर को कांस्टेंट रख के, इफ आई चेंज द वॉल्यूम कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, तो लेफ्ट साइड पे तो हो गया P डेल्टा V, ठीक है। इज इट पॉसिबल कि मैं राइट साइड पे कोई चेंज ना करूं? करना पड़ेगा। R तो कांस्टेंट है, तो या तो चेंज आएगा नंबर ऑफ मोल्स में या चेंज आएगा टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वी कैन हैव R डेल्टा N T, दोनों में से किसी में भी चेंज आ सकता है, ठीक है। इज इट क्लियर? हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रोसेस की। फिजिकल प्रोसेस के अंदर कोई बॉन्ड ना तो बनते हैं ना टूटते हैं, और अगर बॉन्ड बन नहीं रहे, बॉन्ड टूट नहीं रहे, तो जो मॉलिक्यूल है वो वैसा का वैसा है, तो नंबर ऑफ मोल्स में चेंज नहीं आएगा। केमिकल प्रोसेस के अंदर सेम मास होते हुए भी, क्लोज प्रोसेस होते हुए भी मोल्स में चेंज आ सकता है। इज इट क्लियर? लेकिन फिजिकल प्रोसेस में अगर आपने बोल दिया मास कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है मोल्स भी कांस्टेंट है, ठीक है। इन अ फिजिकल प्रोसेस देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। इज इट क्लियर? ठीक है, क्योंकि क्लोज सिस्टम तो हम मान के ही चल रहे हैं। तो अगर ऐसा किया जाए तो दिस n becomes constant, n को भी बाहर निकालो, तो रिएक्ट द प्रोसेस becomes P delta V is equal to N R delta T for physical process in a closed system. For a physical process in a closed system. Is it clear? Wait out. ठीक है, तो अगर हम स्पेसिफिकली फिजिकल प्रोसेस एंड क्लोज सिस्टम की बात करते हैं, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, एंड वी कैन राइट इट एज डेल्टा H is equal to डेल्टा U plus NR डेल्टा T, again for a physical process in a closed system. Is that clear? ठीक है, जितना भी बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसमें अगर कुछ भी पूछना है तो पूछो। ठीक है, एनी कंफ्यूजन से? ये तो हमने आइसोबारिक प्रोसेस की बात की।
अब हम एक और टर्म की बात करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट। ठीक है, द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर रिमेन्स अ कांस्टेंट आर टर्म्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, क्या? अच्छा, अब एक मजेदार सी चीज होगी, लेट्स से वी टॉक अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस। Isothermal process delta U is equal to Q at a constant temperature plus W at a constant temperature. That's what we call as isothermal process. अच्छा, चलो हम एक फिजिकल प्रोसेस की बात करते हैं। ठीक है, इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, देयर इज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, हमारे पास 7 एनर्जीज है। तो अगर एक फिजिकल प्रोसेस हो रहा है तो उन 7 में से कौन सी एनर्जी में चेंज आएगा? We have 7 energies adding up to make internal energy. So if there is a change in internal energy in the physical process, तो इन 7 में से कौन सी एनर्जी में चेंज आएगा? ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, बस। वाइब्रेशनल में भी जनरली नहीं आता। और ट्रांसलेशनल और रोटेशनल एनर्जी में चेंज तब आता है क्योंकि दोनों पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, जब टेम्परेचर में चेंज आता है। ठीक है, इज इट क्लियर? अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है इन अ फिजिकल प्रोसेस तो देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एक बात पे ख्याल रखना, जब हम केमिकल प्रोसेस की बात करते हैं तो वहां पे बॉन्ड एनर्जी में चेंज आता है, और बॉन्ड एनर्जी में चेंज टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। तो एक केमिकल प्रोसेस के अंदर देयर कैन बी एंड देयर इज अ चेंज इन द इंटरनल एनर्जी whether you keep the temperature constant or you do not keep it constant. तो एक केमिकल प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी में चेंज इज नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट। इज इट क्लियर? कि केमिकल प्रोसेस में बॉन्ड एनर्जी में चेंज आता है, लेकिन अगर हम फिजिकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो फिजिकल प्रोसेस की प्री कंडीशन होती है दैट देयर इज नो चेंज इन बॉन्ड एनर्जी। तो अगर फिजिकल प्रोसेस हो रहा है और टेम्परेचर में चेंज नहीं है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आता। इज इट क्लियर? फाइन। और एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो हमने इक्वेशन लिखी है, दिस इज वैलिड व्हेन द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अगर एक फिजिकल प्रोसेस के अंदर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो पहली बात तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो गया। दूसरा, अगर ये चीज जीरो है तो आपने जितनी भी हीट सप्लाई की है सिस्टम को वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो गई, सिस्टम में कुछ भी स्टोर नहीं हुआ। तो सिस्टम के हीट कंटेंट में भी कोई चेंज नहीं आया। इज इट क्लियर? मतलब कि अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हैं then the change in internal energy as well as the change in enthalpy is zero. ठीक है, तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो लिख लीजिए। For a physical process, नहीं, for a physical मत लिखो,
for a physical isothermal process. For a physical isothermal process taking place in a closed system. For a physical isothermal process taking place in a closed system with an ideal gas as a working substance. आइडियल गैस में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आइडियल गैस में कोई अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स नहीं है, तो वहां पे कोई केमिकल प्रोसेस नहीं माना जा रहा, ठीक है। आइडियल गैस एज अ वर्किंग सब्सटेंस, there is no change in the internal energy. There is no change in the internal energy as well as the enthalpy. There is no change in the internal energy or the enthalpy, so delta H and delta U are 0. Is that clear? तो ये हमारे पास सिंपल सी स्टेटमेंट है, और एक बात का ध्यान रखना, that melting, boiling, sublimation and all the other so-called chemical reactions are chemical processes. Change of state is a chemical process. Is that clear? ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख लिया, पढ़ लीजिए दोबारा। ओके, पढ़ लिया? कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? ओके, तीन हो गया, चार हो गया। ये आए नहीं थे या भाग गए? सर आए नहीं हैं। कौन भाग गया? सर केक आया था, बैग लेके आया और चला गया, उसे कहीं चला गया। बैग लेके आया, पता चला क्या बच्चे क्लास से लेके सर वो ट्रेन सर बॉन्डिंग पड़ गया था, फिर उसने सोचा कि फिजिक्स की क्लासेस में आ गया। फिजिक्स की क्लास में आपकी क्लास सुनते हैं। हाँ, फिर उसने कहा कि सुबह से क्या ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, आप नहीं पढ़ता। Okay. Now, let's talk a little further. एक छोटा सा क्वेश्चन है, and we talk about reason assertion question. Reason assertion question के अंदर ये होता है कि पहले ऑप्शन है ए ऑप्शन का मतलब है both statement true, both statement true and first statement is explained by second. ये ए होता है, लिखो मत यार,
हर क्वेश्चन में लिखा होता है। B says both statement true but not explained. ठीक है। C का मतलब है first true, second false. ठीक है। D का मतलब है first false, second true. ठीक है। और E का मतलब है both false. And now I am giving you the two statements. आराम से पढ़ना, समझना और आंसर लिख के कॉपी बंद कर देना, बोलना मत। ठीक है। The statement are, first statement, for conversion of water to steam at 373 Kelvin, delta H is equal to delta U कर देता हूँ, एक ही करता हूँ, delta U is equal to 0. ठीक है। Second, for all isothermal process, delta U equal to 0. Just write down. ऐसा आपने अपना आंसर लिखना है, आपने किसी को बोलना नहीं है। आंसर लिखो, रजिस्टर में दो। लिखा आंसर जल्दी कर। क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है ना, ऑप्शन लिखी हुई है ना, कोई कंफ्यूजन है तो लिखा आंसर। आंसर लिखने के लिए आपको क्या दिक्कत है? अजय आंसर जल्दी लिखो यार, तो मुझे आंसर बताना है। लिखा आंसर। लिख फिर क्वेश्चन कॉपी करने तो किसने कहा? लिख गया आंसर, क्या लिखा? Everybody written the answer? How many of you have written A? अठारह? हाँ, एक दो बस। जल्दी लिख। ये नहीं है। अरे यार मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। Okay, how many have written B? 1, 2, B. Okay. How many are for C? Good.
How many for D? How many for E? अकेला बंदा। E क्यों? सर चेंज इन स्टेट है पहले उसमें वो केमिकल प्रोसेस है आंसर सही है। और सेकंड आंसर सही है। आंसर इज E। और सेकंड उसमें ऑल लिखने को फिजिकल एक्सपेरिमेंट प्रोसेस He has given the perfect answer. Perfect. Minority wins. बाकी सब में एक से ज्यादा थे। By the way, जो उसने बोला, क्या वो ऐसी चीज थी जो तुम में से किसी को समझ नहीं आई थी? I think मैंने बहुत ज्यादा emphasize किया था। क्वेश्चन देने से पहले भी emphasize किया था। The change of state is a chemical process. अच्छा, शर्म नहीं आती? पूरी स्टेटमेंट लिखवाई और स्टेटमेंट लिखवाते हुए स्पेसिफिकली बोला चेंज ऑफ स्टेट इज अ केमिकल प्रोसेस। आइडियल गैस क्योंकि वो कंडेंस नहीं होती, बोला था ना। ऊपर से पूरी स्टेटमेंट लिखा फॉर फिजिकल प्रोसेस, एक्सप्लेन किया था केमिकल प्रोसेस के अंदर बॉन्ड एनर्जी चेंज हो सकता है, होता है, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो नहीं होता, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है। फिर भी तुम्हें यहाँ पे ये ऑल नहीं दिख रहा था? क्यों गलत हुआ है क्वेश्चन? Why? Why did you make it wrong? अब इससे ज्यादा आंसर कोई बता सकता है क्या? पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के बाद फिर क्वेश्चन पूछना, बताना नहीं, सिर्फ पूरी तरह एक्सप्लेन किया था या नहीं किया था? और इस चीज में क्या ये क्वेश्चन एम्स के रीजनल सेशन में आया था। लेकिन वहां पे पहले एक्सप्लेन नहीं किया गया था। उसने सिर्फ इसलिए आंसर सही दे दिया क्योंकि उसने कुछ नहीं सोचा, उसने ये कहा, आपने ये कहा। और आप सारे के सारे इंटेलिजेंट बने घूम रहे हो। कितनी बार समझाऊं, अगर तुम इंटेलिजेंट बनोगे तो एक भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। यू हैव टू फॉलो व्हाट आई से, अदरवाइज क्या कह सकते हैं। अभी से एडमिशन करा लो 12th पास वाले बैच में, डिस्काउंट मिल जाएगा। नहीं, that's what happens। और पता है दिक्कत कहाँ आती है? इस समय तुम पढ़ोगे नहीं, सुनोगे नहीं टीचर की, पता नहीं किस ख्याल में होते हो, और 12th पास में जब तुम एडमिशन लेते हो तो फिर सोचते हो आता था हमें सब कुछ ही है, बस रिवाइज कर रहे हैं, टीचर क्या बताएगा। एटीट्यूड्स बड़ी दिक्कत हो गया। ये सारी की सारी गलती ना इस कपिल सिब्बल की है। पता नहीं क्या सोच के 10th बोर्ड ऑप्शनल बना दिए उसने, बेवकूफ ने। अब नहीं गया, तुम तो निकल गए ना, अभी 2 साल और झेलने पड़ेंगे ना हमें लोग। इस बार से 10th बोर्ड ऑप्शनल नहीं है, तो कम से कम कोई तो ढंग का आएगा, लेकिन फिर भी फेल तो करेंगे नहीं 10th में, पास तो सबको कर देंगे। एक ग्रेडिंग सिस्टम और दिमाग खराब करने के लिए लगा दिया है। 90% वाले का भी A ग्रेड है, 80% वाले का भी A ग्रेड है। पॉइंटर सिस्टम 10 पॉइंट तो ऐसे लेके घूम रहे होते लोग, कितने हैं CGPA 10, आता ज्यादा कुछ हो गया 10।
10 CGP आना तो बेइज्जती की बात नहीं है, पर बात ये है कि डू यू डिजर्व इट, वो क्वेश्चन। अच्छी बात है 10 CGP, बट इतने लोगों को 10 CGP हो जाता है कि समझ भी नहीं आता कि यार 10 CGP क्या पट रहा था क्या नहीं। समझ में आया ये? अब पता है मेरा मन पता है क्या करता है कि आपको तो ना एग्जाम जब होना चाहिए ना, कोई भी एग्जाम, इट मस्ट बी एन ओपन बुक एग्जाम, परफेक्टली ओपन बुक एग्जाम। नोट्स कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए, बुक्स भी आपके पास होने चाहिए, पैकेजेस भी आपके पास होने चाहिए, एक पेपर देना चाहिए, बट द पासिंग मार्क्स शुड बी 100%। और हाँ, पेपर वुड बी मेड फ्रॉम द टॉपिक्स इन योर नोट्स, ऐसा नहीं कि बाहर का वो टॉपिक, ऐसे ऐसे अभी क्वेश्चन दिया ना, सोचो इससे ज्यादा ओपन बुक कुछ हो सकता है? सब कुछ समझा के, सब कुछ लिखा के, इमीडिएटली उसके बाद क्वेश्चन पूछा है, तब तुमसे क्वेश्चन नहीं होता, क्या करो? ओपन बुक टेस्ट में कम से कम स्टूडेंट के एक डाउट नहीं रहेगा, सर ने नहीं कराया था, कॉपी में लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है, बुक से देख के कर ले, नहीं कराया तो कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। When we talk about isothermal process, इसका सीधा सीधा मतलब है डेल्टा T equal to 0, that means delta U equal to 0, that means delta H equal to 0 for physical process taking place in a closed system having an ideal gas as a working substance. उनके लिए ये true है, केमिकल प्रोसेस के लिए नहीं, ठीक है? तो फिलहाल हम फिजिकल प्रोसेस की बात करते हैं। तो अगर हम इस फिजिकल प्रोसेस की बात करते हैं तो वेरी ऑब्वियसली 0 is equal to Q at a constant temperature plus W at a constant temperature। अब इस इक्वेशन को दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक तरीका ये है, we can write it QT is equal to minus WT, या फिर हम लिख सकते हैं WT is equal to minus QT, ठीक है? ये इक्वेशन बताती है whatever is the heat supplied to the system is equal to the work done by the system। माइनस WT तो by the system हो जाएगा ना, अगर WT on the system है तो, ठीक है? This says whatever is the work done on the system is equal to the heat released by the system, क्योंकि QT is the heat provided to the system, so minus QT will become the heat released by the system। Is it clear? Any confusions? Any problems? ठीक है? तो ये हमारे पास प्रोसेस बन जाएगा। अब देखो इन दोनों में से ये इक्वेशन कभी हो ही नहीं सकती। मैथमेटिकली दोनों इक्वेशन करेक्ट है, बट प्रैक्टिकली ये इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। Whatever heat you provide to the system, entire heat can never be converted to work। लेकिन whatever work you provide to the system, that can be completely converted to heat। ये practically possible है, ये practically possible नहीं। Is that clear? और इसके रिवर्सिबल इरिवर्सिबल से कोई लेना नहीं। रिवर्सिबल प्रोसेस में भी ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे जरा इंटीग्रेशन की। dW is equal to minus PdV, ठीक है? अब इंपॉर्टेंट बात, जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है? For an isothermal process, pressure
is not constant. Pressure is variable.